आज हम बात करने वाले हैं अरावली की। अब आप सोचेंगे अरावली स्कूल में पढ़ा था, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। पर आज हमारे पास कोई लंबी चौड़ी जियोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं है। हमारे पास है सिर्फ कुछ बहुत ही पावरफुल छोटी छोटी पंक्तियां, ऐसे वाक्य जो किसी पोस्टर या किसी आंदोलन से उठाए गए लगते हैं। और हमारा आज का मिशन है इन छोटे लेकिन बहुत गहरे वाक्यों के पीछे छिपी पूरी कहानी को समझना, ये जानने की कोशिश करना कि क्यों अरावली सिर्फ भूगोल की किताब का एक चैप्टर नहीं, बल्कि दिल्ली से गुजरात तक करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। और ये वाकई एक दिलचस्प चैलेंज है, क्योंकि ये जो कथन है ये सिर्फ नारे नहीं है, इनमें इकोलॉजी, हिस्ट्री और हमारे फ्यूचर की चिंताएं सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। हमारा काम आज इन परतों को एक एक करके खोलना होगा। ये देखना होगा कि कैसे मुट्ठी भर शब्द एक पूरे इकोसिस्टम के दर्द और उसकी अहमियत को बयां कर सकते हैं। ये हमें मजबूर करते हैं कि हम अरावली को सिर्फ किलोमीटर और ऊंचाई के आंकड़ों से नहीं, बल्कि एक जिंदा किरदार की तरह देखें। बिल्कुल। तो चलिए पहला किरदार देखते हैं, अरावली का एक प्रोटेक्टर का, एक गार्ड का। पहला सोर्स कहता है, सदियों तक अरावली ने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व अन्य राज्यों को मरुस्थल और वायुमंडलीय प्रकोप से बचाने का कार्य किया था। अभी सुनने में तो बड़ा ड्रामेटिक लगता है। मेरा मतलब, एक पहाड़ रेगिस्तान को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है? इट्स नॉट अ लिटरल वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स, राइट? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये कोई ईंट की दीवार नहीं है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव दीवार है। यहाँ बचाने के दो गहरे मतलब हैं। पहला, मरुस्थल से बचाना। अरावली एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। ये पश्चिम में जो विशाल थार रेगिस्तान है, उसकी गर्म हवाओं और रेत को पूर्व के उपजाऊ मैदानों में आने से रोकती है। सोचिए, ये हवा के लिए एक बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर या फिल्टर की तरह है। जब धूल भरी आंधियां थार से उठती हैं, तो अरावली की ऊंचाई और उसके जंगल हवा की रफ्तार को कम कर देते हैं और उसमें मौजूद रेत के मोटे कणों को वहीं रोक लेते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो हवा दिल्ली, गुरुग्राम या पश्चिमी यूपी तक पहुंचती है, वो अरावली की वजह से काफी हद तक छनकर साफ होकर आती है। That's a direct impact. Exactly. अगर अरावली ना होती तो मरुस्थलीकरण यानी डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस कहीं ज्यादा तेजी से होता और आज हरियाणा और दिल्ली के कई इलाके शायद रेगिस्तान का हिस्सा होते। अब आते हैं दूसरे मतलब पर, वायुमंडलीय प्रकोप से बचाना। ये और भी फैसिनेटिंग है। ये असल में मॉनसून से जुड़ा है। मॉनसून, वो कैसे? देखिए, जब अरब सागर से मॉनसून की नमी वाली हवाएं उत्तर की ओर आती हैं, तो अरावली उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। मतलब पहाड़ इन हवाओं को जबरदस्ती ऊपर की तरफ धकेलता है। जैसे ही ये हवाएं ऊपर उठती हैं, वो ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में वहीं गिरा देती हैं। अगर अरावली एक सीधी रेखा में न होकर टूटी फूटी होती या इसकी ऊंचाई कम होती, तो मानसून की हवाएं बिना बरसे शायद सीधा तिब्बत की ओर निकल जाती। तो एक तरह से ये मानसून को पकड़कर इस पूरे इलाके में बारिश करवाती है। It literally milks the clouds. Wow! ये सुनना ही कितना कमाल का है कि ये पहाड़ हमारे मौसम के गार्ड हैं। लेकिन यही बात अगले सोर्स को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बना देती है, क्योंकि वो कहता है, परंतु आज वही अरावली खुद अपने अस्तित्व को लेकर खतरे में है। ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं होती। एक पहाड़ जो लाखों साल से खड़ा है, उसका अस्तित्व खतरे में कैसे हो सकता है? लेकिन अस्तित्व का संकट, isn't that a bit of an exaggeration? मेरा मतलब, खनन से पहाड़ छोटा हो सकता है, शेप बदल सकता है, पर गायब तो नहीं हो जाएगा। It's a mountain. आपने बिल्कुल वही सवाल पूछा है जो इस पूरी चर्चा का दिल है। और आप एक हद तक सही हैं कि पहाड़ रातों रात भाप बनकर नहीं उड़ेगा। लेकिन जब सोर्स अस्तित्व या एग्जिस्टेंस की बात करता है, तो उसका मतलब सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से नहीं है। उसका मतलब है उस पहाड़ के चरित्र से, उसकी उन एबिलिटीज से जिनके बारे में हमने भी बात की। यानी आप कह रहे हैं कि खतरा पहाड़ के हार्डवेयर पर नहीं, उसके सॉफ्टवेयर पर है। उसका पत्थर तो रहेगा, पर उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पानी सूखने का, मौसम को कंट्रोल करने का, वो क्रैश हो जाएगा। परफेक्ट एनालॉजी, आपने बिल्कुल सही समझा। एक पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं होता, वो एक पूरा लिविंग इकोसिस्टम होता है। उसमें जंगल होते हैं जो कार्बन सोखते हैं, मिट्टी होती है जो पानी पकड़ती है, चट्टानों में दरारें होती हैं जो पानी को फिल्टर करके जमीन के नीचे भेजती हैं, और अनगिनत जीव जंतुओं का घर होता है। जब अवैध खनन, अंधाधुंध शहरीकरण और वनों की कटाई होती है, तो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही तबाह कर देते हैं।
पहाड़ अपनी पानी सोखने की क्षमता खो देता है, मौसम को कंट्रोल करने की ताकत खो देता है। वो एक जिंदा ढाल से एक बेजान खोखला पत्थर बन जाता है, और यही उसके अस्तित्व का संकट है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, राइट? ये सच में हो रहा है। बिल्कुल। आपका जो सवाल था कि क्या पहाड़ गायब हो सकता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 1968 से लेकर अब तक अरावली के 128 पहाड़ों में से 31 पहाड़ खनन की वजह से पूरी तरह गायब हो चुके हैं, वैनिश्ड। तो आपका जो शक था वो अब एक डरावनी हकीकत बन चुका है। पहाड़ सच में गायब हो रहे हैं। 31 पहाड़ गायब हो चुके हैं। दिस इज शॉकिंग। और ये हमें सीधे अगले सोर्स पर ले आता है जो इस पूरे डायलेमा को एक लाइन में समेट देता है। 100 मीटर नहीं, 100 पीढ़ियों का सवाल है अरावली। ये सीधे सीधे शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की लड़ाई है। बिल्कुल, ये एक बहुत पावरफुल कंपैरिजन है। यहाँ 100 मीटर किस चीज का प्रतीक है? वो तात्कालिक छोटा सा फायदा है। खनन के लिए खोदी गई 100 मीटर जमीन, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए काटा गया जंगल का एक टुकड़ा, या एक फार्म हाउस बनाने के लिए समतल किया गया पहाड़ का एक हिस्सा। ये एक ऐसा फायदा है जिसे हम आज देख सकते हैं, नाप सकते हैं और जिसका आर्थिक मूल्य निकाल सकते हैं। ये टैंजिबल है। और 100 पीढ़ियां, वो तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है। वो एब्स्ट्रैक्ट लगता है लेकिन है नहीं। 100 पीढ़ियां हमारे भविष्य का प्रतीक हैं। आने वाली पीढ़ियों का पीने का पानी जो अरावली के ग्राउंड वाटर एक्विफर्स से आता है, उनकी सांस लेने के लिए साफ हवा जिसे अरावली के जंगल फिल्टर करते हैं, वो बैलेंस क्लाइमेट जिसे अरावली बनाए रखने में मदद करती है। तो ये सोर्स हमसे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हम 100 मीटर जमीन के छोटे से आज के फायदे के लिए आने वाली 100 पीढ़ियों के पीने का पानी, उनकी साफ हवा और उनके भविष्य को दांव पर लगा सकते हैं? और यही बात मुझे अगले सोर्स से जोड़ती है, जो शायद सबसे बड़ी चेतावनी है। आज प्रकृति हारी तो कल इंसान हारेगा। आमतौर पर हम इंसान और प्रकृति के संघर्ष को एक जंग की तरह देखते हैं जिसमें एक जीतता है और दूसरा हारता है। पर यह कह रहा है कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें अगर प्रकृति हारी तो हम जीत कर भी हार जाएंगे। It feels like we think we're winning by taking that 100 meters, but we're actually scoring a self goal. सेल्फ गोल इज द राइट वर्ड। ये कथन हमारे विकास के पूरे मॉडल पर ही सवाल उठाता है। हम अक्सर प्रकृति पर विजय पाने की बात करते हैं। हमने बांध बनाकर नदियों पर विजय पाई, जंगल काटकर जमीन पर विजय पाई। लेकिन ये सोर्स हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं। हम उसी सिस्टम का प्रोडक्ट हैं जिसे हम हराने चले हैं। इसे अरावली के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जाम्पल से समझाइए। जरूर। मान लीजिए हमने अरावली में खनन करके बेशकीमती पत्थर निकाले और उससे हमें करोड़ों का आर्थिक लाभ हुआ। ऑन पेपर दिस इज अ विक्ट्री। हमने प्रकृति से संपत्ति छीन लिया, लेकिन उस जीत की असली कीमत क्या है? उस खनन के लिए हमने जंगल काटे जिससे उस इलाके का तापमान बढ़ा। हमने पहाड़ को खोखला कर दिया जिससे उसकी बारिश का पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। नतीजा, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया और कुछ सालों बाद उसी इलाके में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। धूल भरी आंधियां बढ़ गईं, एयर क्वालिटी खराब हो गई। तो हमारी वो छोटी सी आर्थिक जीत एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल और सोशल हार का कारण बन गई। हम अपनी ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, अपने ही सुरक्षा कवच को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। ये सुनकर मुझे वो कहावत याद आ रही है कि हम उस डाल को काट रहे हैं जिस पर हम खुद बैठे हैं। बिल्कुल। मैं एक बार अरावली के एक हिस्से में गया था जहां माइनिंग होती है। एक तरफ पहाड़ हरा भरा था, चिड़ियों की आवाज थी, और दूसरी तरफ एक बड़ा सा खुला हुआ जख्म था जहां सिवाय धूल और ट्रकों के शोर के कुछ नहीं था। फर्क इतना साफ और दिल दुखाने वाला था कि आपको किसी रिपोर्ट या आंकड़े की जरूरत नहीं थी ये समझने के लिए कि हम क्या खो रहे हैं। तो फिर अरावली असल में है क्या? अगर ये सिर्फ पहाड़ नहीं, सिर्फ एक भौगोलिक आंकड़ा नहीं, तो क्या है? इसका जवाब एक और सोर्स बहुत खूबसूरती से देता है। अरावली कोई आंकड़ा नहीं, ये पानी, हवा और जीवन की ढाल है। ये वाक्य अरावली को किलोमीटर और मीटर के दायरे से निकालकर एक लिविंग ब्रीदिंग प्रोटेक्टर का दर्जा देता है। बिल्कुल, और यह इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ढाल या शील्ड शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। एक ढाल का काम होता है हमलों से बचाना। अरावली ठीक यही काम करती है, 3 स्तरों पर, जैसा कि सोर्स कहता है। पहली है पानी की ढाल। जैसा मैंने कहा, ये पहाड़ एक जायंट स्पंज की तरह है। इनकी जर्जरी चट्टानें और घने जंगल मॉनसून की बारिश का एक बड़ा हिस्सा सोखकर धीरे धीरे जमीन के नीचे भेज देते हैं। ये वो पानी है जो दिल्ली,
गुरुग्राम, जयपुर, अलवर जैसे शहरों के अंडरग्राउंड एक्वाफर्स को रिचार्ज करता है। अगर ये स्पंज सूख गया तो नलों में पानी कहाँ से आएगा? राइट। और दूसरी ढाल, हवा की ढाल। हाँ, हवा की ढाल, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की। ये थार से आने वाली धूल भरी आंधियों के खिलाफ एक दीवार है। ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। स्टडीज बताती हैं कि अरावली की वजह से एनसीआर में पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाता है। ये हमारे फेफड़ों की रक्षा कर रही है, हर रोज, बिना हमसे कुछ मांगे। और तीसरी, जीवन की ढाल। और ये सबसे जरूरी है, ये सिर्फ इंसानी जीवन की ढाल नहीं है, ये इस पूरे शुष्क इलाके में बायोडायवर्सिटी का आखिरी बड़ा गढ़ है। ये तेंदुए, हाइना, सियार, नीलगाय और सैकड़ों तरह के पक्षियों का घर है। ये एक वाइटल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। जब हम विकास के नाम पर पहाड़ का एक टुकड़ा काटते हैं तो हम सिर्फ पत्थर नहीं हटाते, हम किसी तेंदुए का सदियों पुराना रास्ता रोक देते हैं, हम किसी पक्षी का घोंसला उजाड़ देते हैं, हम एक पूरे जीवन चक्र को तोड़ देते हैं। इसीलिए सोर्स कहता है कि आप इसका मूल्य आंकड़ों में नहीं लगा सकते हैं। आप एक तेंदुए की जिंदगी की कीमत रुपयों में कैसे लगाएंगे? आप साफ हवा की कीमत कैसे तय करेंगे? इट्स प्राइसलेस। आज की इस पूरी चर्चा के बाद जब हम अरावली के रक्षक रूप को, उस पर आए संकट को और उसके असली अनमोल मूल्य को समझ चुके हैं, तो एक सीधा और स्पष्ट आह्वान सामने आता है, सभी मिलकर अरावली को बचाएं। ये सिर्फ एक अपील नहीं लगती, बल्कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराती है। हमने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे वाक्य हमें अरावली की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं, एक महान प्रोटेक्टर से लेकर एक हेल्पलेस विक्टिम तक, और आखिर में एक ऐसी विरासत तक जिसे बचाने का जिम्मा हम सबका है। बिल्कुल, और इस आह्वान में सभी मिलकर शब्द सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन स्रोतों से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि अरावली को बचाना सिर्फ किसी एक राज्य सरकार या केंद्र के वन विभाग का काम नहीं है। ये इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स इशू है कि कोई एक एजेंसी इसे अकेले नहीं संभाल सकती। जब कहा जाता है सभी मिलकर, तो इसका मतलब है कि इसमें हर नागरिक की भूमिका है, कॉर्पोरेट्स की भूमिका है, अर्बन प्लानर्स की भूमिका है और हम सबकी भूमिका है। इसे थोड़ा और स्पेसिफिक रूप से समझाएंगे, एक आम नागरिक क्या कर सकता है? देखिए, एक नागरिक के तौर पर सबसे पहला काम है जागरूक होना और आवाज उठाना। ये जानना कि हमारे शहर के पास जो पहाड़ हैं उसकी अहमियत क्या है। दूसरा, हमें अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना होगा कि अरावली को बचाने के लिए उनकी क्या नीतियां हैं। कॉर्पोरेट्स अपनी CSR फंडिंग का इस्तेमाल अरावली के रिफॉरेस्टेशन में कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके सप्लाई चेन में अवैध खनन से निकला पत्थर इस्तेमाल ना हो। अर्बन प्लानर्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि शहरों का विस्तार अरावली के बफर जोन्स में ना हो। ये एक साझा प्रयास है, एक चेन की तरह, जिसकी हर कड़ी को मजबूत होना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी निष्कर्ष है। स्रोत हमें अरावली को पानी, हवा और जीवन की ढाल के रूप में पहचानने के लिए कहते हैं। तो आज सोचने के लिए एक सवाल ये है कि जब कोई ढाल कमजोर होने लगती है या उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, तो उसके पीछे खड़ी हर चीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? सिर्फ उस ढाल की, या उस हर इंसान की भी जिसकी वो ढाल जाने अनजाने में सदियों से रक्षा कर रही है?